हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। नर्वस सिस्टम के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सो स्टार्ट करता हूँ लेक्चर। आई होप आप पुराना वीडियो देख चुके होंगे, उसके बाद यहाँ तक आए होंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यह है पार्ट 4। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा हम जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ऑरिजिन होती है एक्टोडर्मल जर्म लेयर्स, आपको याद करना है। जितने भी नर्वस वाले पार्ट हैं अक्सर एक्टोडर्मल ऑरिजिन के ही होते हैं। जैसे हमें पता है तीन जर्म लेयर होती हैं, एक्टो, एंडो, मीसो। तो एक्टोडर्म से ये लोग ऑरिजिन हुए हैं। जो ब्रेन है वह, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो 60 से 70% पार्ट, मतलब 60 to 70 पार्ट 2 साल की उम्र में हो जाता है। लेकिन कंप्लीट यह 6 साल में होता है। 6 ईयर में इसका 100% कोई भी इंसान का डेवलप हो जाता है, बच्चे का डेवलप हो जाता है। बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो वह 4 से 5 साल तक बच्चे में पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। यह बात हुई डेवलपमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम शो हो रहा है, शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जहां भी आप देखेंगे कुछ इस तरह से डायग्राम्स देखेंगे। अब इसको समझने के लिए एक बार मैं फिर से आपको फ्लो चार्ट वाला डायग्राम दिखाता हूँ, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम दिखाता हूँ। जो आपको सबसे, देखिए ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैंने अभी जो ब्रेन दिखाया था आपको, उसमें कुछ पार्ट्स थे। सबसे ऊपर वाला जो बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा था आपको, वह था फोर ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये है फोर ब्रेन। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, फिर हम लोग उसको एक्चुअली समझेंगे। सबसे ऊपर एक जगह होती है, एक ब्रेन में प्लेस होता है, उसको फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन के नीचे आप आते हैं, देखिए फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है, डायनसेफेलॉन होता है, वो सब स्टडी करेंगे। तो यह हुआ फोर ब्रेन। आप जब उस पार्ट के नीचे आते हैं तो वहां भी देखिए ये ब्रेन, देखिए कुछ इस तरह से है ना। तो इसका कुछ पार्ट अलग है, सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड है ह्यूमन ब्रेन। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, आप यहाँ पे इसमें देख रहे हैं। फिर उसके नीचे होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे होता है हाइंड ब्रेन। उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। फिर नीचे आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो कुछ सीक्वेंस ऐसा फॉलो होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये तीन ब्रेन होते हैं। फोर ब्रेन में हमारा आता है सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन। मिड ब्रेन खुद है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में आता है हमारा मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लांगाटा। ये हो गया मेडुला ऑब्लांगाटा। और ये पार्ट हाइंड ब्रेन में आते हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। देखिए आपको नाम कितने याद करने, देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, डायनसेफलॉन। मिड ब्रेन में मिड ब्रेन खुद है। हैंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। अब हम एक एक की थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। तो पोन्स का नाम देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, बता रहा हूँ आपको। तो ये वाला पार्ट पोन्स है। इसका नाम पोन्स क्यों पड़ा, तो सबसे पहली बात, पोन्स मतलब होता है ब्रिज। तो यह ब्रिज बना रहा है, किसके किसके बीच ब्रिज बना रहा है। यह जो नर्व, जो ऊपर से जो न्यूरॉन आते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम का बना हुआ है, तो ऊपर से जो न्यूरॉन आते हैं उनके बीच, या नीचे से जो न्यूरॉन आते हैं उनके बीच, और सेरिबेलम के बीच। सेरिबेलम देखिए यहाँ पर होता है, सेरिबेलम जो है देखिए यहाँ पर होता है। तो यह उनके बीच एक बाउंड्री बनाता है, एक ब्रिज की तरह न्यूरॉन को पास करता है। इसलिए वहां पे किसकी ऑरिजिन होती है, इस ब्रिज बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोन्स। तो आई होप समझ आया आपको। सबसे पहले फोर ब्रेन है, उसके नीचे मिड ब्रेन है, फिर उसके नीचे हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा आते हैं, और हाइंड ब्रेन से न्यूरॉन क्रॉस करते हैं कहाँ पे, सेरिबेलम के लिए। इसलिए उसको हाइंड ब्रेन का नाम, जो हाइंड ब्रेन का पोन्स वाले पार्ट से क्रॉस करते हैं, पोन्स मतलब होता है ब्रिज, इसलिए उसका नाम पोन्स रखा गया। अब इसके रियल एक्चुअल डायग्राम्स को देखते हैं। तो ये पार्ट जो ऊपर वाला है फोर ब्रेन है, जो आपको ये देखिए मिड ब्रेन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अपना पोन्स आता है, जहां से न्यूरॉन पास करते हैं सेरिबेलम में। फिर मेडुला ऑब्लांगाटा, फिर सर्वाइकल सेगमेंट, मतलब अपना स्पाइनल कॉर्ड चालू हो गया। तो यह हो गया कुछ इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन का। अब देखिए, जो ये पार्ट था आपका मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये एक स्टेम की तरह, एक लकड़ी, मतलब एक स्टेम के फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इनको बुलाता है ब्रेन स्टेम। मतलब पूरे जो, समझिए सेरिब्रम में एक बड़ा सा ब्रेन का पोर्शन है, उसको रोकने के लिए, या समझिए वो उस पर स्टेम की तरह लगा हुआ है, कोई एक लकड़ी लगी हुई है, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम।
क्या सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट है? तो आंसर क्लियर है, नहीं है, क्योंकि देखिए ये लाइन से अलग आ रहा है। आप इस डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, सेरिबेलम इस लाइन में है ही नहीं, तो यह ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम समझते हैं फोर ब्रेन के बारे में। अब डिटेल में पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है। देखिए फोर ब्रेन में भी बहुत सारे लोब्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो लोब्स। जैसे सबसे पहले बात करें कि मैं पहले आपको एक्चुअल डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये आपको जो देखिए दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से होता है फोर ब्रेन। आगे वाले पार्ट को फ्रंटल बोलते हैं, बीच वाले पार्ट में पैराइटल होता है, फिर उसके बाद होता है ऑसिपिटल, अगल बगल होता है टेम्पोरल। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, इसलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये डायग्राम्स। समझिए कुछ इस तरह से कि आप सर के ऊपर से किसी को देख रहे हैं, मतलब ऊपर से सर को किसी के देख रहे हैं। तो जो सामने वाला पार्ट है मतलब नोज वाला पार्ट वो कहीं यहाँ पे कहीं होगा, और पीछे वाला बैक पोर्शन ये पीछे है, अगल बगल यहाँ पे दोनों कान वाले पार्ट है। जो सामने से पार्ट अगर ऊपर से देखेंगे तो सामने वाला पार्ट दिखेगा कुछ इस तरह से। हमारा ब्रेन भी होता है, तो ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट होता है वह होता है फ्रंटल लोब। फ्रंट में है, फ्रंट मतलब सामने, तो वह होता है फ्रंटल लोब। यहाँ पे देखिए फ्रंटल बोन भी होता है। फिर सबसे पीछे वाला पार्ट बात करें तो वह होता है ऑसिपिटल बोन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सबसे आगे वाला फ्रंटल बोन, सबसे पीछे वाला ऑसिपिटल बोन, और दोनों साइड होता है टेम्पोरल बोन। कान के पास टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल बोन होता है, मतलब ब्रेन का वो पार्ट जो इस साइड है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। तो एक लोब पीछे है ऑसिपिटल लोब, एक लोब आगे है फ्रंटल लोब, एक लोब अगल बगल है, मतलब टोटल दो, तो टेम्पोरल लोब। और बीच में जो स्पेस बचा उसको बोलते हैं पैराइटल लोब। ये दो होते हैं, मतलब एक इधर एक इधर, ये पैराइटल लोब हो गए। इसका मतलब बीच में कुछ लाइनिंग होंगी, क्योंकि दो पैराइटल लोब बोल रहा हूँ मतलब बीच में कुछ जगह होगी, तो उसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। देखिए इन सभी लोब्स के बीच में आपस में गैप है। जैसे हम बात करें दो पैराइटल के बीच में तो वहां पे भी गैप है, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में भी गैप है, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में भी गैप है, और टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में भी गैप है। तो इनके गैप्स के नेम भी अलग अलग हैं, हालांकि यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, आप सुन लीजिए याद कर लीजिए। तो जो गैप फ्रंटल बोन और पैटल बीच में होता है, देखिए इन सभी गैप को बोलते हैं सल्कस, कॉमन नेम है सल्कस। लेकिन जो फ्रंटल और पैटल के बीच का गैप है उसका स्टैंडर्ड नेम की बात करें उसको बोलते हैं रोलांडिक सल्कस। एल, मैं स्पेलिंग बोलता हूँ आपको, ROLANDIC, रोलांडिक सल्कस का सिंपल सा SULCUS। अब बात करें अगर ऑसिपिटल बोन्स और पैराइटल बोन के बारे में, तो उनके बीच में होता है, देखिए पैराइटल और ऑसिपिटल, तो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। और टेम्पोरल बोन की बात करें तो इसको, ये लेटरल साइड है, देखिए अगल बगल को लेटरल बोलते हैं, तो ये लेटरल साइड है, इसको बोलते हैं लेटरल सल्कस। तो आई होप आपको सल्कस समझ में आया। मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये दोनों पैराइटल लोब हैं, तो आपको दिखाई देगा बीच में एक फिशर है, ये क्लियर सल्कस नहीं है। एक मैं देखता हूँ अगर सल्कस का एक्चुअल डायग्राम्स आपको मिल जाए तो। देखिए ये चीजें, ये भी लॉन्ग फिशर है, कुछ इस तरह से ऊपर सल्कस भी होता है। सल्कस मतलब गैप होता है, तो ये दो पैराइटल के बीच का सल्कस इस तरह से कुछ होता है। मैं अगले वीडियो में आपको डायग्राम्स अच्छे से दिखा दूंगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है कि बीच में सल्कस है, जैसे इस डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो गैप दिखाई दे रहा है ये भी एक सल्कस होगा, ये भी एक सल्कस होगा, लिखा लेटरल सल्कस। तो ये लेटरल सल्कस है, मतलब टेम्पोरल और पैराइटल को अलग कर रहा होगा। देखिए लेटरल सल्कस में दोनों आते हैं, टेम्पोरल और फ्रंटल। देखिए मैं इस डायग्राम्स को आप एक बार और देख सकते हैं, थोड़ा आपसे क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्ट जब आप देख रहे हैं ग्रीन रंग का, ये लेटरल सल्कस का पार्ट है। तो देखिए यह टेम्पोरल और पैराइटल तथा टेम्पोरल और फ्रंटल दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं लेटरल सल्कस। और इधर भी लेटरल सल्कस, ये हमारा हो गया पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, और यह हमारा हो गया रोलैंडिक सर्कल सल्कस, या फ्रंटो पैटल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो कुछ इस प्रकार हो गया। अब देखिए दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब समझिए एक तरह से बीच से कुछ कट रहा है इस तरह से। तो इसी बिहाफ पर दो अलग अलग हेमिस्फीयर बन जाते हैं। ये पूरा पार्ट जो हम दिखा रहे हैं आपको अभी, ये फोर ब्रेन मतलब एक सेरेब्रम है, सेरेब्रल वाला पार्ट है, सेरेब्रल या सेरेब्रम वाला पार्ट है।
अब ये दो होते हैं, मतलब हेमिस्फीयर के बीच में कटे हुए होते हैं, तो इसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आप इसे इस डायग्राम्स में देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। देखिए फ्रंटल पोल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीपिटल मतलब ऊपर से व्यू लिया गया है, ये ऑक्सीपिटल पोल है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, तो इन्हें बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर या राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब बात आती है, देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो क्या कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? हाँ, जरूर कनेक्शन है। किसका? नर्व फाइबर का कनेक्शन होता है लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, आपस में नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं। तो इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इस कनेक्शन को बोलते हैं कॉर्पस कोलेजन। क्या मैं डायग्राम्स दिखाऊंगा? जरूर, एक डायग्राम से क्लियर करते हैं। तो ये डायग्राम जब आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये मैं बीच से इसको काट दिया, आपके ब्रेन, किसी के ब्रेन को मैंने बीच से मतलब फिजर से, जो मैंने फिजर दिखाया था आपको वहां से कट किया, तो दो पार्ट अलग अलग हो गए, लेफ्ट वाला पार्ट अलग हो गया, राइट वाला पार्ट अलग हो गया। अगर कोई बंदा लेफ्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, तो जो पार्ट उसका राइट वाला ब्रेन है वो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि लेफ्ट वाला तो हट जाएगा। मेरे सामने कोई अगर खड़ा है तो उसका लेफ्ट वाला पोर्शन मेरे सामने रहेगा, लेकिन मैंने उसको काट के अलग कर दिया है, तो मुझे राइट वाला ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट दिखाई देगा। शायद आप लोग समझ पा रहे हैं मुझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा लेफ्ट साइड फेस करके खड़ा हुआ है मेरे, तो उसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो मेरे सामने होगा, लेकिन मैं उसको बीच से अगर कट कर रहा हूं तो जो पोर्शन मुझे दिखाई देगा वो राइट वाले पोर्शन का लेफ्ट वाला पोर्शन होगा। तो ब्रेन का कुछ इस तरह पार्ट में दिखाई दे रहा है। तो यह उसके लेफ्ट वाले ब्रेन से, लेफ्ट सेरेब्रल से अटैच्ड होगा। तो लेफ्ट सेरेब्रल राइट से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर से अटैच होता है, वह होता है कॉर्पस क्लोजम, जो ग्रीन रंग का पार्ट दिखाई दे रहा है। शायद आपको क्लियर न हुआ हो, मैं एक डायग्राम आपको और दिखाता हूँ। देखिए सपोज दैट ये किसी का सेरेब्रल है, कटा हुआ है, तो आपको देखिए ये व्हाइट रंग का जहां पे रेड मार्क एरिया दिखाई दे रहा है, यह है कॉर्पस कोलेजन। आप सोच, इनको इमेजिन कीजिए आपस में मिल गए तो ब्रेन अटैच्ड हो जाएगा, आपको पूरा ब्रेन दिखाई देगा। अभी आधा आधा कटा हुआ है, तो इस तरह से आपको ये अलग दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप आपको कॉर्पस कोलेजन यहाँ से समझ में आया। एक डायग्राम्स आपको और दिखाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो ये समझिए आपका राइट लोब हो गया। अगर कोई बंदा, समझिए ये वाला पार्ट राइट लोब अगर मुझे ही देख रहा है, जो पढ़ रहा है उसको देख रहा है बंदा, तो ये पार्ट उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। और बीच में बंडल्स होंगे फाइबर्स के, जिसको कॉर्पस क्लोजम बोलते हैं, वो इस तरह से होती हैं। तो आपको कॉर्पस क्लोजम का डायग्रामेटिक पार्ट समझ में आ गया। आपके माइंड में सेट हो गया कॉर्पस क्लोजम दिखता कैसा है, वो होता क्या है। अब कुछ इसके थ्योरी देखते हैं हम लोग। तो कॉर्पस क्लोजम जो है वह एक हेमिस्फीयर है, जो हेमिस्फीयर है वह कॉर्पस क्लोजम से कनेक्टेड होता है। कॉर्पस क्लोजम होता क्या है? वो ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर है, मैंने ये पहले आपको बताया। कॉर्पस क्लोजम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैमेलियन कैरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, केवल ये मैमेलियन में ही पाया जाता है, एविज में या फिशेज में या रेप्टाइल्स में कैसे में नहीं पाया जाएगा, केवल मैमल्स में पाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं सल्सी और ग्यारी। देखिए ये क्या होता है, सल्सी और गायरस क्या होते हैं। तो आपने जब कभी भी बचपन से आज तक डायग्राम्स ब्रेन का देखा होगा, तो आपने देखा होगा ऊपर नीचे कुछ इस तरह से थोड़ा दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि कुछ चीज स्लोप बन रही है, फिर नीचे ऊपर कुछ इस तरह से हो रहा है। तो देखिए जो उठा वाला पार्ट है उसी को बोलते हैं गायरस, और जो गैप है मैंने उसको सल्कस, सिंपल सी बात है वो सल्कस तो होता ही है। जो पार्ट गैप है वो सल्कस होता ही, तो उभरा हुआ पार्ट गायरस होता है, और जो सल्कस जो जगह बचती है तो दो उभरे के बीच में, उसको बोलते हैं सल्कस। आप डायग्राम्स में क्लियर देख पा रहे होंगे, गायरस सल्कस, ये उसका सिंगल एक की बात करें, अगर ये मल्टी बात करें तो गायरी और सल्सी हम इसको बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है? यह ब्रेन के एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि अब हम देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं थियोरेटिकल पार्ट से। द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड। आई होप आपको समझ में आया ये। These folds are called as the ridge and grooves on the dorsal surface of the cerebral hemisphere। इसको सिंपल सी भाषा में ridge और grooves बोल सकते हैं। उठा हुआ पार्ट को ridge, और जो grooves है मतलब गैप है, ग्रुप सिंपल इंग्लिश वर्ड है, तो ridge को गैरी बोलते हैं और grooves को sulci बोलते हैं। They increase the surface of the cerebrum, ये surface cerebrum के बढ़ाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुल 3 एरिया होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है। सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया। सिंपल सा जैसा नाम है, सेंसरी एरिया मतलब यह सेंस इंपल्स को एनालाइज करता है। मोटर एरिया मतलब
इम्पल्स जनरेट करता है कि किसी को सेंस करने के बाद, मतलब हमें कोई स्टिमुलस मिला, मान लीजिए हॉट का स्टिमुलस मिला या कोल्ड का स्टिमुलस मिला, क्या रिस्पॉन्स देना है वो मोटर एरिया बताएगा। उसके बाद आता है एसोसिएशन एरिया। देखिए एसोसिएशन एरिया मेन है, जो इन दोनों की लिंकिंग है सेंसरी और मोटर की, वो एसोसिएशन एरिया में होता है। या बोल सकते हैं, दीज आर द लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉन मोटर इन फंक्शन, they are responsible for certain complex function like intersensory association, मेमोरी, कम्युनिकेशन, मतलब सब कुछ बोलते हैं सबको मर्ज करने का, मिलाने का काम इसका होता है। और मेमोरी याद करने का, जैसे ये चीज हुआ था, मुझे हाथ करना था, तो मैं अब भविष्य में जानता रहूंगा मुझे इसके पास नहीं जाना है, या ये रिस्पॉन्स शो करना है, तो मेमोरी को स्टोर करना। फिर कम्युनिकेट करने के, मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम सुनते हैं तो हमारा ऑडिटरी सिस्टम भी काम करता है, फिर बोलते हैं तो वोकल सिस्टम भी काम करता है, तो इन सबको एक तरह से इंटीग्रेट करने का काम होता है एसोसिएशन एरिया का। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन क्या होता है। जैसे आपने देखा इसमें लिखा था इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मैं उसको थोड़ा डीप में समझाता हूँ आपको। इंटर सेंसरी एसोसिएशन, एज यू आर अवेयर दैट ऑल सेंसरी इनपुट लाइक टच, साउंड, लाइट, स्मेल आर सेंट टू ब्रेन। दिस डिफरेंट सेंसेशन रिक्वायर एसोसिएशन एंड इंटरकनेक्शन विद ईच फॉर देयर प्रॉपर इंटीग्रेशन। मैंने यही बताया, जैसे मैंने बताया, अभी आप सुन रहे हैं फिर बोलना भी है आपको, तो दोनों को मर्ज करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा ना। या कोई आप मूवी देख रहे हैं तो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, फिर उसको ब्रेन में आपको इकट्ठा करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा कि रियल में पिक्चर चल क्या रहा है। तो ये सब काम हो गया इंटर सेंसरी एसोसिएशन के बारे में। अब फिर बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट इज रिकॉर्डेड बाय द एसोसिएशन एरिया आल्सो विद द डिफरेंट लोब ऑफ सेरेब्रम। तो सिंपल सी बात है, मेमोरी को स्टोर करना पड़ेगा, डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरेब्रम में स्टोर करते हैं। मेमोरी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी से हो जाता है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो जाता है, क्योंकि भूल जाता है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो कंट्रोल्ड बाय द एसोसिएशन एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बस इतनी सी बात है। फिर देखिए सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है। इट सबसे पहला फंक्शन शरीरों का क्या होता है, यह पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, बॉडी को भी करता है। यह मेनली रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, बॉडी इंसान के नॉलेज के लिए, पावर के लिए, और कॉन्शियस सेंस, मतलब जो चीज हम सोच समझ के करते हैं ना, वो सेरेब्रम का ही काम होता है। डिफरेंट सेंस ऑर्गन सेंड इम्पल्स हियर, कोई भी सेंस ऑर्गन बॉडी का हो गया वो इम्पल्स यहाँ पे भेजेगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट किया जाएगा, फिर उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा उस ऑर्गन को कि उस ऑर्गन को क्या करना है। तो ये सब सिस्टम सेरेब्रम का ही होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेनली इसका काम क्या होता है। यह इम्पल्स को लेता है, उसको इंटीग्रेट करता है, फिर उसका रिएक्शन शो करता है, मतलब सब कुछ सोच विचार के हो रहा है, कुछ जल्दबाजी में नहीं हो रहा है, तो वो सेरेब्रम का काम होता है। मेनली वॉलंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉलेज के लिए होता है। इसके कई देखिए सेरेब्रम के पार्ट होते हैं। मैंने आपको, मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, डायनसेफलॉन डायनसेफलॉन, मतलब फोर ब्रेन के दो पार्ट, सेरेब्रम और डायनसेफलॉन, सेरेब्रम और डायनसेफलॉन। तो सेरेब्रम खत्म हो गया, अब आया डायनसेफलॉन। सबसे पहले बात, डायनसेफलॉन होता कहाँ है, तो सिंपल सी बात है कि सेरेब्रम के नीचे होता है, मतलब ये स्मॉल चैम्बर है जो कि सेरेब्रम के पोस्टीरियर पार्ट में, समझिए इसके उसको सेरेब्रम का पोस्टीरियर पार्ट कवर किए हुए रहता है। तो इट इज ए स्मॉल चैम्बर लाइक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोरब्रेन कवर्ड बाय द सेरेब्रम। इट्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, इंपॉर्टेंट है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तीन पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए एपी वर्ड मतलब होता है ऊपर, थैलेमस, देखिए थैलेमस समझिए आपका मेन टारगेट है, उसके ऊपर होगा तो एपिथैलेमस, उसके नीचे होगा तो हाइपोथैलेमस। तीन नाम आपको याद करने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एपिथैलेमस के बारे में। इट फॉर्म द रूफ ऑफ डायनसेफलॉन। एपिथैलेमस क्या होता है, डायनसेफलॉन का रूफ बनाता है, और इसमें फाइनल बॉडी इज फाउंड ऑन द एपिथैलेमस एंड कंट्रोल द सेक्सुअल मैच्योरिटी। पिनियल बॉडी के बारे में हम लोग पढ़े, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है हमने, तो वहां पर इसका लोकेशन कहाँ है, तो एपिथैलेमस में ये काम तुम जानती हैं पहले का क्या होता है, कंट्रोल द सेक्सुअल मैच्योरिटी, और 24 आवर रिदम सिस्टम भी इसका ही काम होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थैलेमस के बारे में। तो थैलेमस जो है डायनसेफलॉन का लैटरल पार्ट बनाता है। 80% पार्ट डायनसेफलॉन का थैलेमस ही कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर यह बहुत से सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है। कौन? थैलेमस बहुत से सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है पूरे बॉडी से, और उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक फिर भेजा जाता है। तो यह थैलेमस का काम हो गया। फिर बात करें सेरेब्रम।
सेरेब्रम wrap around the thalamus, it is the major coordinate center of sensory and motor। मैंने आपको बताया पहले कि यहाँ पर मैक्सिमम सेंसरी इनपुट रिसीव किए जाते हैं, उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर भेजे जाते हैं। आप सोच रहे हैं कैसे? देखिए डायंसेफ्लॉन तो सेरेब्रम के नीचे है ना, और जो भी स्टिमुलस सेंसरी आ रही है पूरे बॉडी से आ रही है, मतलब ब्रेन सबसे ऊपर होता है, तो थैलेमस को क्रॉस करते हुए ही आगे जाती है। मतलब थैलेमस के पहले रिले सेंटर, देखो इसको रिले सेंटर इंपॉर्टेंट वर्ड है कि थैलेमस को रिले सेंटर बोलते हैं। तो कोई भी स्टिमुले गई रिले सेंटर के पास गई, फिर उसके बाद वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है एंडोक्राइन सिस्टम में भी और यहाँ पर भी। यह वेंट्रल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन को बनाता है, बेस ऑफ थैलेमस में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है, बहुत से काम है इसको, जैसे बॉडी टेम्परेचर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका काम क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब हंगर थर्स्ट भूख प्यास का लगना, बॉडी टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन करना, ऐसी का काम होता है। और इसका एक और काम होता है मेनली, यह जिसका पूरा काम देखते हैं यहाँ पर इसका थर्मो रेगुलेशन, बिहेवियर एंड इमोशन बॉडी की। देखिए इसके डिफरेंट डीप में जाएंगे तो आपको बहुत चीज समझनी पड़ेगी, लेकिन हम इंडोक्राइन सिस्टम में सब कुछ इसका कवर करते हैं। इंडोक्राइन कंट्रोल तो पता ही हमें, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम अभी मैंने बता ही दिया, एएनएस सिस्टम ये भी क्लियर है। फिर मतलब इसके 5 काम होता है, हमको याद रखना है, थर्मो रेगुलेशन, बिहेवियर एंड इमोशन, एंडोक्राइन कंट्रोल, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम और एएनएस सिस्टम। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है। देखिए इससे डायरेक्ट अटैच होता है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। और देखिए अभी मैंने बताया था कि कॉर्पस कोलेजम एक मैमेलियर कैरेक्टर है, उसके साथ साथ यह हाइपोथैलेमस भी एक मेमोरी कैरेक्टर, मतलब कॉर्पस मैमिलरी या कॉर्पस एल्बिकेंस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो खुद एक मैमिलरी बॉडी है। मतलब यह मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक भी है, मेमोरी बॉडी भी है। ये हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है क्या? कॉर्पस एल्बिकेंस या कॉर्पस मैमिलरी, जो कि एक मैमिलरी बॉडी है। यह भी एक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक है। याद करना है आपको, कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर, बिहेवियर एंड इमोशंस। फिर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, एएनएस सिस्टम और थ्रस्ट, हंगर, ये सब इसका काम है हाइपोथैलेमस का। देखिए हाइपोथैलेमस से रिलेटेड एक और आता है, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। हम लोग उसको भी पढ़ेंगे अभी, लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोनों लिंक है एक दूसरे के, लेकिन आपको याद करना है कि जो लिम्बिक सिस्टम है वह सेरेब्रल के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस डायंसेफ्लॉन में होता है, तो अलग अलग है। जो सेरेब्रम के हेमिस्फीयर पार्ट में, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है इनर पार्ट में। यह देखिए बहुत से डीप, देखिए लिम्बिक सिस्टम कुछ अकेला नहीं होता है, हालांकि हाइपोथैलेमस का खुद का एग्जिस्टेंस था, लेकिन लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? वो डिफरेंट डीप स्ट्रक्चर के एसोसिएशन से बनता है। उसका काम क्या होता है? यह सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है और इमोशनल रिएक्शन, जैसे मोटिवेशन, इंसान का अपना खुद का मोटिवेशन होता है ना, तो वो होता है लिम्बिक सिस्टम का काम। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, रिएक्शन, मोटिवेशन, ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनॉमिक रिस्पांस, कुछ मिलता जुलता है, लेकिन जो ये हो गया हमारा टेम्परेचर रेगुलेशंस, ये सब चीजें हमारी आती है हाइपोथैलेमस में। इससे आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है ना, एग्जैक्ट लाइन याद करनी है एनसीईआरटी की, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकता है कौन सा लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा है या हाइपोथैलेमस का। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की याद होनी चाहिए कि जो एनसीईआरटी बोल रही है बस वही जिसमें मिल रहा है वही सही है आंसर। उसके बाद हमको दिमाग नहीं लगाना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप समझिए कॉन्सेप्ट को, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उस दोनों, इन दोनों को लाइन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होगी। हम अपने टेस्ट में भी क्वेश्चन इसके रखेंगे, सो प्लीज आप लोग वहां पे ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। तो अभी बात किया हमने फोर ब्रेन में सेरेब्रम के बारे में, फिर बात किया हमने डायंसेफ्लॉन के बारे में, अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। तो बीन शेप का होता है ऑल्फैक्टरी लोब, एक पेयर होता है, जिसको ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी बल्ब भी बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। मतलब फ्रंटल लोब कहाँ है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। वो भी कौन साइड? वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब। सिंपल सी बात है, फ्रंटल लोब में सामने की तरफ प्रेजेंट होता है ऑल्फैक्टरी लोब। कहाँ मत समझिए, सिंपल सी बात, दिमाग के समझ, जहाँ पे आंख है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब का काम लेकिन देखना तो है नहीं, इसका काम होता है सुनना। मतलब ये सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल, सुनना नहीं, स्मेल बोला मैंने, स्मेल इंटेंसिटी। स्मेल इंटेंसिटी को पहचानने के लिए कुछ एनिमल्स का बहुत ज्यादा होता है और कुछ एनिमल्स का बहुत कम होता है। शार्क और डॉग की बात करें तो उसके पास हाई डेवलप होता है ऑल्फैक्टरी लोब, जो कि सूंघने की कैपेबिलिटी, मतलब स्मेलिंग की कैपेसिटी काफी
बढ़ा देते हैं। यह देखिए स्मॉल स्फेरिकल होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ह्यूमन ब्रेन में। सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना होना चाहिए। ऑल्फैक्टरी लेब का काम क्या होता है, स्मेल इंटेंसिटी को पहचानने के लिए इसका काम होता है। फिर बात करें प्रेजेंट कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब, नंबर कितनी है, पेयर में प्रेजेंट होता है। और फिर बात करें कि यह डॉग्स और शार्क में हाई डेवलप होता है। यह हो गया हमारे ऑल्फैक्टरी लोब का। हाइपोथैलेमस का एक पार्ट छूट रहा था, या मैंने सोचा मैंने छोड़ा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी उसे एक्सप्लेन करना था। वो है हमारा ऑप्टिक किस्मा। ऑप्टिक किस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द ऑप्टिक किस्मा। देखिए हमारी आंख से ऑप्टिक नर्व निकलती है, मतलब आंख से इमेज को लेकर ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक जाती है। तो ये ऑप्टिक नर्व सीधे नहीं जाते हैं, कुछ फाइबर इसका सीधे जाते हैं, लेकिन कुछ फाइबर क्रॉस करते हुए जाते हैं, मतलब लेफ्ट आइज का राइट साइड जाएगा, राइट आइज का लेफ्ट साइड जाएगा। तो ये जाते हुए आपस में दूसरे से क्रॉसिंग कर रहे हैं, मतलब एक्स से बन रहा है, इसी को बोलते हैं ऑप्टिक किस्मा। यह बनता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस में यह बनता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के पास ही प्रेजेंट है, अटैच्ड है, तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने जस्ट ऊपर तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड के, मतलब रियल में तो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, बस आपको इतना समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, बस आपको इतना समझना है कि हाइपोथैलेमस के एंटीरियर साइड यह प्रेजेंट होता है ऑप्टिक किस्मा। ज़्यादा आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना है। आप चाहेंगे तो मैं डायग्राम्स दिखा दूंगा, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसका रियल डायग्राम्स आपको दिखा दूंगा कि ऑप्टिक किस्मा रियल में होता कहाँ है। तो अभी आपको इतना याद करना है कि यह जो हमारा हाइपोथैलेमस के बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है, जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के जस्ट पीछे बनाता है, थोड़ा ऊपर साइड में ऑप्टिक किस्मा का फॉर्मेशन होता है। इतना आपको नहीं पढ़ना है कहाँ होता है एग्जैक्ट वर्ड, आपको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि वो डायग्राम्स वाली चीजें हैं। मैं डायग्राम दिखा सकता हूँ और वीडियो में दिखा भी दूंगा आपको। बस आपको अभी इतना समझना है कि क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, किससे बनता है, ऑप्टिक नर्व एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो बनता है, ये हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर ये बात आई, मैंने इसको क्रॉसिंग का बात आया तब मैंने इसको मुझे याद आया। फिर बात करते हैं ऑल्फैक्टरी सेंटर के बारे में, मैंने अभी डिस्कस किया। तो ऑल्फैक्टरी सेंटर एक दूसरे से ऑल्फैक्टरी ट्रैक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में, फिर पढ़ेंगे पोन्स के बारे में, फिर हमारा सेरिबेलम आएगा। धीरे धीरे सभी चीजें हम लोग कवर करते जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज इसको लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।